प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण सत्र में आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत। साथियों, आज हम जो कॉलेज सहायक प्रोफेसर की जो टेस्ट सीरीज संचालित है मानस पाठशाला पर 12 जनवरी से लेकर लगभग 20 जुलाई अर्थात 7 माह तक 26 टेस्ट है। इसके अंतर्गत 5 टेस्टों का आयोजन अभी तक किया जा चुका है और शेष 21 टेस्ट है जो साथी जुड़े हुए हैं। निरंतर बहुत अच्छे से आप अभ्यास कीजिए और किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं करें। टेस्ट सीरीज के अंदर जो आपके 9 दिवस का अंतराल प्रत्येक टेस्ट के अंदर निर्धारित है उसी के अनुरूप आप अध्ययन करते रहे। तो आज जो टेस्ट 1 है उसकी जो व्याख्या है वो व्याख्या समय की व्यस्तता के कारण मैं दे नहीं पाया था और बीच बीच में हम जब महत्वपूर्ण जो व्याख्या रहेगी उनको मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। ये अभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं सहायक प्रोफेसर तीनों की जो टेस्ट सीरीज है वो मानस पाठशाला पर अभी नई एवं जो नवीनतम टेस्ट सीरीज है वो संचालित है। इसी क्रम में साथियों 12 जनवरी को भाषा, हिंदी भाषा आपका एक महत्वपूर्ण प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर प्रथम इकाई के अंतर्गत जो हिंदी भाषा से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित ये टेस्ट है। और इस हिंदी भाषा से के अंतर्गत आपके हिंदी भाषा एवं लिपि, हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, ये महत्वपूर्ण बोलियां हैं जो अलग से उल्लेखित है। साथ ही साथ राजस्थानी भाषा को लेकर विशेष रूप से प्रश्न है, वो प्रश्न आपके आते हैं परीक्षा के अंतर्गत। साथ ही साथ देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण है, ये पाठ्यक्रम है। तो आज का जो पहला टेस्ट है वो है साथियों आपके सामने। सबसे जो पहला प्रश्न है विद्यार्थियों की, ग्रियर्सन ने हिंदी में सम्मिलित किया। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला और साथियों ये प्रश्न परीक्षा में आया भी हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको 3 से 4 विकल्प दिए गए थे और उसमें पूछा गया था ग्रियर्सन ने ये माना है, सुनीति कुमार चटर्जी ने ये माना है, धीरेन्द्र वर्मा ने ये माना है इत्यादि। तो उसी के इर्द गिर्द वाला ये प्रश्न है कि ग्रियर्सन ने हिंदी में क्या क्या सम्मिलित किया। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी, इन 4 में से हिंदी के अंतर्गत किस किस को मानते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिंदी एवं पश्चिमी हिंदी, ये 2 विकल्प है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, इन 2 को ही साथियों वो हिंदी के अंतर्गत रखते हैं। बिहारी और राजस्थानी को न जाने क्यों उन्होंने हिंदी के अंतर्गत नहीं माना है, ऐसा उदय नारायण तिवारी अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम एवं विकास भी में कहते भी है कि न जाने क्यों उन्होंने इन भाषाओं को नहीं माना है। हो सकता है उस समय शोध एवं उतना दायरा जितना विस्तृत होना चाहिए था उतना विस्तृत नहीं हो पाया था, इस कारण से इनकी जो दृष्टि है वो इन बोलियों पर नहीं गई है। पश्चिमी हिंदी साथियों, पश्चिमी हिंदी के अंदर ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी, खड़ी बोली, ये जो 5 बोली है इसमें से आप ध्यान रखिए हरियाणवी बोली है उसको बांगरू भी कहा जाता है और इसी के साथ में जो खड़ी बोली है उसको अपने कोरवी भी कहा जाता है। इसी प्रकार पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी, इसको एक मानचित्र के माध्यम से भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रहिए साथियों, इन 2 भाषा समूह, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 हो गई और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 हो गई। इस प्रकार जो कुल 8 भाषा है उन 8 बोलियों का आप ध्यान रखिए, 8 बोलियों को ग्रियर्सन महोदय है वो हिंदी के अंतर्गत रखते हैं। आपसे प्रश्न, ये दोनों प्रकार के विषयों को लेते हुए आपके विकल्प में एक प्रश्न आया था कि पश्चिमी हिंदी एवं पूर्वी हिंदी को हिंदी के अंतर्गत समाहित करते हैं और साथ ही साथ जो 8 बोलियां हैं उनको हिंदी के अंतर्गत समाहित करते हैं। जब 2 भाग है, जब 2 उपभाषा समूह है वो हिंदी के अंतर्गत आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इनके भीतर अंतर्निहित जो बोलियां हैं वो भी हिंदी के अंदर समाहित होगी। तो ऐसा करके 8 बोलियां हैं वो हिंदी के अंतर्गत है, इन्होंने माना है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। प्रश्न 2 है, पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों का सही समूह। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आप मानते हैं ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी और खड़ी बोली। यहाँ कोरवी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है ब्रज, बुंदेली, ये बघेली है, ये नहीं, ये अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत समाहित होती है, जिनका जो निर्माण है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। इसी प्रकार खड़ी बोली ब्रज है, बुंदेली है, बांगरू, तो ये सही विकल्प है क्योंकि
ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी और खड़ी बोली ये अपने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत समाहित होती है। एक इसी प्रकार आप ध्यान रखिए, अध्ययन करते समय सभी विकल्पों पर अवश्य दृष्टि डालें। हो सकता है कुछ ऐसा ऐसा बिंदु हो जो आपकी आंखों से ओझल हो रहा हो और वो विकल्प पढ़ते ही वो प्रदीप्त हो जाए। तो कोरवी है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी इसमें असंगत है। कोरवी, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी के अंतर्गत आता है, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। तो एक बार साथियों ये जो पांचों आप समझिए कि इसको एक बार हम नक्शे के माध्यम से भी समझते हैं, एक बार इसको हल कर लेते हैं। एक ये थोड़ा ठीक प्रश्न लगा मुझे, ये मैंने आपके टेस्ट सीरीज में विद्यार्थियों को दिया था। प्रश्न है विद्यार्थियों, असमिया का भी अध्ययन हो गया है, लहंदा, पंजाबी, मराठी, कोंकणी आदि का भी अध्ययन योग्य विद्वानों के द्वारा संपन्न हो चुका है। ऐसी दशा में हिंदी जैसी महत्वपूर्ण भाषा का अध्ययन कम न होना एक कम आश्चर्य की बात नहीं है। और इसका मुख्य कारण यह है कि यद्यपि हिंदी नितांत पश्चिम की भाषा है, तथापि इसके आधुनिक साहित्य का अभ्युदय है वो पूर्व में ही हुआ है। उक्त कथन किसका साथियों, ये जो कथन है वो प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध विद्वान है, हिंदी भाषा का उद्गम एवं विकास लिखने वाले उदय नारायण तिवारी है। उन्होंने इस कथन को कहा है और अपनी हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में वो स्पष्ट लिखते हैं कि हिंदी है वो नितांत पश्चिम की भाषा है, पर इसका जो अभ्युदय वो पूर्व की तरफ से हुआ। इसका कारण माना है कि जो अधिकांश जो विद्वान है वो पूर्वी के थे, पर इन्होंने खड़ी बोली में बहुत अच्छे से रचना की है। ये सबसे बड़ा कारण माना है उदय नारायण तिवारी ने। जब भी किसी भाषा है, ये आप आदिकाल का अध्ययन करेंगे उसके अंतर्गत भी आता है कि मध्य देशीय केंद्र बिंदु उसका मध्य नहीं रखा, उसके दाएं बाएं होता है सिरा। जैसे एक वृत्त है, उस वृत्त का केंद्र है, उसका केंद्र नहीं रहकर उसके चारों तरफ जो परिधि है वहां पर उस भाषा, बोली या क्षेत्र या संस्कृति का उद्भव है, वो उद्भव होता है। इसी प्रकार की कुछ स्थिति इन्होंने बताई है कि केंद्र में यदि भी पश्चिमी हिंदी है, तथापि इसका जो उद्भव है वो उद्भव पूर्व से होता है, क्योंकि अधिकांश जो कवि है वो वहीं से ही वहीं जन्मे हो और वहीं वालों ने ही इसको अधिक पल्लवन करने का कार्य किया। तो ये कुछ चीजें हैं साथियों कि आश्चर्य की बात नहीं। इसका मुख्य कारण है हिंदी पश्चिम की भाषा है, परंतु इसका जो उद्भव हो पूर्व में हो। क्योंकि जो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी में लिखने वाले बहुत सारे विद्वान उन्होंने हिंदी खड़ी बोली के अंदर बहुत अच्छी रचनाएं की है। तो ये कुछ कारण है जो उदय नारायण तिवारी। साथ ही मैं आपको बता दूं, हिंदी भाषा के दृष्टिकोण से आप यदि अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे प्रमुख भाषा है हिंदी भाषा। हरदेव बहारी की पुस्तक है, उसका आप अध्ययन कीजिए, बहुत बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। दूसरी प्राथमिकता में यदि मैं भाषा में रखूं तो हिंदी शब्द अर्थ एवं प्रयोग हरदेव बहारी की पुस्तक है। साथ ही उसमें अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है अथवा राजस्थानी है, इन्हीं सभी के संदर्भ में बहुत अच्छे से पाठ्यक्रम है, बहुत अच्छे से विषय वस्तु दी गई है, जिसमें तथ्यात्मक सामग्री भी आपको बहुत सारी मिल जाएगी। तथ्यों को लेकर जो गाइड पर निर्भरता रहती है वो निर्भरता भी आपको नहीं रहेगी यदि आप इस पुस्तक का अध्ययन करते। तीसरा, यदि आप कोई विद्यार्थी है, प्रबुद्ध विद्यार्थी है और अध्ययन करने की रुचि रखता है, इच्छा रखता है, तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास है उदय नारायण तिवारी की पुस्तक, उसका अध्ययन कर सकते हैं। और एक हिंदी भाषा का इतिहास है जो धीरेन्द्र वर्मा की बेहद प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये चार पुस्तकें काफी महत्वपूर्ण लगी। इसमें जो सबसे समीचीन पुस्तक है वो प्रारंभ की दो जो मैंने आपको अवगत कराई है, और तीसरी है हिंदी भाषा का उद्गम एवं विकास है उदय नारायण तिवारी। इसके अलावा जो भोलानाथ तिवारी की है, भगीरथ मिश्र की, ये पुस्तकें भी काफी महत्वपूर्ण। आगे की ओर गति करते हैं विद्यार्थियों। तो एक प्रश्न है सामान्य स्तर का कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं भारोपीय परिवार के अंतर्गत किससे उत्पत्ति? जो भारतीय आर्य भाषाएं उनकी उत्पत्ति है वो किससे हुई? भारतीय आर्य भाषाएं उत्पत्ति किससे हुई? तो आप ध्यान रखिए साथियों, सतम और केंतुम ये दो प्रकार के भाग माने जाते हैं। इनमें जो सतम है, इससे तो सतम से ही भारोपीय भाषाएं उसकी उत्पत्ति है वो मानी जाती। इस चीज का आप ध्यान रखिए साथियों, पूरे वैश्विक स्तर की भाषाओं को दो भागों में विभक्त किया गया है, आकृति मूलक और परिवार मूलक भाषा। आकृति मूलक के अंतर्गत ऐसा लगता है जिन भाषाओं की आकृति एक समान है उनको एक समूह में, अर्थात जो योगात्मक भाषाएं उनको एक समूह में रखा गया है। पूरे विश्व की भाषाओं को आकृति मूलक और पारिवारिक
पारिवारिक भाषा समूह है, इसमें विभक्त किया गया है। और इसमें भी आप ध्यान रखिए, जो आकृति मूलक है उसमें योगात्मक और अयोगात्मक भाषा दो प्रकार का संयोग किया गया है। योगात्मक है, इसमें संस्कृत इत्यादि भाषाएं समाविष्ट होती है, और अयोगात्मक में चीनी इत्यादि भाषाएं वो समाविष्ट होती है। पूरे विश्व की भाषाओं को भौगोलिक दृष्टिकोण से 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, और इसके अंतर्गत साथियों यूरेशिया परिवार है, प्रशांत महासागरीय परिवार है, अफ्रीका परिवार है और अमेरिकन परिवार, ऐसे करके 4 भागों में विभक्त किया गया। इसके अंतर्गत जो भारोपीय परिवार है, वो भारोपीय परिवार विद्यार्थियों यूरेशिया 4 भागों में विभक्त होता है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, इसको हम समझना चाहिए, तो आप ध्यान रखिएगा। पूरे विश्व को एक तो पूरे विश्व की भाषा समूह को यूरेशिया, पूरे विश्व के भाषा समूह को एक तो यूरेशिया, सबसे पहले यूरेशिया खंड में, अफ्रीका खंड में, प्रशांत महासागरीय खंड में, प्रशांत महासागरीय, पूरा शब्द नहीं लिख रहा हूं मैं, और चौथा जो विभाजन किया गया वो किया गया विद्यार्थियों अपने अमेरिकन भाषा समूह। इन 4 भाषा समूह में जो भारोपीय परिवार है वो आता है यूरोशिया भारोपीय परिवार, भारोपीय परिवार। और इस भारोपीय परिवार के अंदर 2 प्रकार के समूह निर्धारित है, एक है केंतुम और दूसरा सतम। तो यहाँ जो भारतीय आर्य भाषा है उसका जन्म है विद्यार्थियों किससे हुआ? सतम समूह से। भारतीय आर्य भाषाएं उसका जन्म किससे हुआ साथियों? भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इनका जन्म है वो सतम वर्ग समूह से वो माना जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, बेहद सरल प्रश्न है, पर परीक्षा में इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी है वो संभावित है, संभावित रहती है। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो इसमें आप केंतुम कीजिएगा, इस चीज का ध्यान, सतम कीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। पुरानी हिंदी किसको कहते हैं? अवहट्ट को कहते हैं, उत्तर अपभ्रंश को कहते हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश या अपभ्रंश। तो बहुत सामान्य स्तर का प्रश्न है साथियों, अपने को ज्ञात है कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित करते हैं। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, एक विवाद है अपभ्रंश को लेकर कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच के संबंध को कहां से अलग किया जाए, अर्थात हिंदी का प्रारंभ कहां से माना जाए या आदिकाल का प्रारंभ कहां से माना जाए, एक बड़ा विवाद का विषय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत पर चले जाते हैं। ईस्वी की दृष्टि से 993 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत सरपा से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं, और कहते भी है कि सरपा के अंतर्गत जो उनकी भाषा शैली है वो भाषा शैली अपभ्रंश से छूटते हुए और हिंदी के जो निकट है उस रूप में हमें दिखाई देती। इसी प्रकार वो कहते हैं कि जो अपभ्रंश है उसका जो साहित्यिक स्वरूप है वो सरपा की जो लेखन शैली है उससे छूटा हुआ है, अर्थात उससे मुक्त है, उससे युक्त नहीं है। और दोहा इत्यादि शैलियों का जो निर्माण है वो सरपा ने उस समय किया था। तो इस दृष्टिकोण से सरपा हिंदी के पहले कवि हुए और वहीं से हिंदी का प्रारंभ मान लिया जाता है। अब इसमें काफी विवाद है, बहुत सारे विद्वानों ने पूर्ववर्ती अपभ्रंश है, उत्तरवर्ती अपभ्रंश है, कोई इसको अवहट्ट बोलता है, कोई इसको प्राकृताभास हिंदी बोलता है, कोई इसको परवर्ती अपभ्रंश बोलता है, इत्यादि जो बखेड़े खड़े किए गए हिंदी के अंतर्गत। तो इसी के अंतर्गत इसी क्रम में पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं कि जो उत्तर अपभ्रंश है वही पुरानी हिंदी है, अर्थात हिंदी का प्रारंभ लगभग 750 हम माने तो पूर्ववर्ती अपभ्रंश 500 से 750 ईस्वी और परवर्ती अपभ्रंश या उत्तरवर्ती अपभ्रंश 750 से। यहाँ एक विषय और ध्यान रखिए, डॉक्टर नगेंद्र अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में स्पष्ट व्याख्यायित करते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का यहाँ आशय है वो उत्तरवर्ती अपभ्रंश का आशय कदापि नहीं है, समय सीमा से नहीं है, अर्थात ये समय सीमा में उत्तर अपभ्रंश को नहीं बांधते। आप बहुत अच्छे से इस विषय पर ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत सारी चीजें आपकी स्पष्ट होगी।
उत्तर अपभ्रंश कहने का आशय चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का ये कदापि नहीं है, समय गणना से इनका आशय नहीं है। समय गणना अर्थात ये किसी समय के तत्व में इसको बांध नहीं रहे हैं इस शब्द को, यानी उत्तर अपभ्रंश का आशय ये नहीं है कि 750 से लेकर 1000 ईस्वी की समय अवधि। उत्तर अपभ्रंश से इनका आशय है कि जो अपभ्रंश में लिख रहे हैं वो तो अपभ्रंश से युक्त कवि, और अपभ्रंश से मुक्त होकर जो हिंदी के निकट जो कवि लिख रहे हैं वो है उत्तर अपभ्रंश। यानी उत्तर अपभ्रंश का आशय यह है कि जो हिंदी के निकट जो भाषा लिखी जा रही है उस समय क्षेत्र को, उस स्थान विशेष को या उस कालावधि को इन्होंने उत्तर अपभ्रंश के नाम से कहा। कालावधि शब्द भी थोड़ा अनुचित है, यानी अपभ्रंश से मुक्त होकर जो दूसरा भाग है वो है उत्तर अपभ्रंश या अन्य अपभ्रंश, अपभ्रंश से अन्य। उत्तर अपभ्रंश का आशय क्या है? अपभ्रंश से अन्य, इस प्रकार ये व्याख्यायित करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आशय ये कदापि नहीं है कि उत्तर अपभ्रंश समय गणना से आप इसको नहीं मानिएगा। तो यहां पर है उत्तर अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि सुनीति कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण पश्चिमी हिंदी में किस भाग में रखा? तो सुनीति कुमार चटर्जी है, धीरेन्द्र वर्मा है, भोलानाथ तिवारी है, इसके अलावा ग्रियर्सन महोदय हैं। इनके वर्गीकरण को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, इनसे प्रश्नोत्तरी पूछी जा सकती है। विशेष रूप से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? ग्रियर्सन महोदय ने जो वर्गीकरण किया है उसके अंतर्गत उन्होंने ब्रज को कहाँ रखा है, पश्चिमी हिंदी को कहाँ रखा, इत्यादि। धीरेन्द्र वर्मा ने जो 5 भागों में विभाजन किया है वो भी उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणात्य इसी प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। तो उन्होंने पश्चिमी हिंदी को कहाँ रखा है, उन्होंने पूर्वी हिंदी को कहाँ रखा है, उन्होंने राजस्थानी को कहाँ रखा है, इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी है वो पूछी जा सकती है। भोलानाथ तिवारी के संदर्भ में हो, हरदेव बहारी के संदर्भ में हो, उनके जो चारों पांचों जो विद्वान हैं, आचार्य हैं, उनके वर्गीकरण पर आप अच्छे से दृष्टि आबद्ध कीजिएगा। यहाँ प्रश्नोत्तरी 100% संभावित है विद्यार्थियों। अब है कि पश्चिमी हिंदी को किस वर्ग में रखा? पश्चिमी हिंदी साथियों इसी विवाद के कारण है धीरेन्द्र वर्मा इनका विरोध करते हैं। धीरेन्द्र वर्मा थोड़ा सा अलग विषय को रखते हैं क्योंकि ये केवल मध्य देशीय के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी को रखते हैं। साथियों ध्यान रखिए, पश्चिमी हिंदी कहाँ रखते हैं? मध्य देशीय के अंदर, मध्य देश के अंतर्गत ये पश्चिमी हिंदी को रखते हैं। और सुनीति कुमार चटर्जी संदर्भ में कहते भी है कि पूर्वी है, उस पूर्वी क्षेत्र से हिंदी का उद्भव है। वो उदय नारायण तिवारी ऐसा कहते हैं कि पूर्वी केंद्र भले ही पश्चिमी हो, मध्य देशीय हो, पर जो उदय है हिंदी का, अधिकांश जो अभ्युदय वो पूर्वी जो क्षेत्र उससे हुआ। अब यहाँ एक विषय उभरता है, ये 5 भाग है साथियों, उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और एक भाग आता है इनका दक्षिणात्य। विद्यार्थी जब इनका अध्ययन करते हैं तो उनको लगता है कि बड़े सामान्य सा विषय ऐसे प्रश्नोत्तरी नहीं पूछी जा सकती, पर मैं आपको बताता हूँ प्रश्न कैसे पूछे जा सकते। जैसे मैंने पूछ लिया अभी पश्चिमी हिंदी किस वर्ग में है, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी हिंदी किस वर्ग में है? मध्य देशीय वर्ग के अंदर। आपसे प्रश्नोत्तरी और भी पूछी जा सकती है, जैसे राजस्थानी और गुजराती कहाँ है? तो राजस्थानी और गुजराती किसमें है साथियों? राजस्थानी और गुजराती है, और ये दिशाओं के नाम इस चीज का ध्यान रखिए। उदीच्य यानी उत्तर, उदीच्य यानी उत्तर। इसी प्रकार प्रतीच्य है, इसी प्रकार प्राच्य है, मध्य देशीय। तो उदीच्य के अंतर्गत क्या रखते हैं? उदीच्य के अंदर सिंधी, लहंदा और पंजाबी। सिंधी, लहंदा और पंजाबी। सिंधी, लहंदा और पंजाबी ये रखते हैं। इसी प्रकार प्रतीच्य के अंदर राजस्थानी, गुजराती रखते हैं, और मध्य देशीय के अंदर आप ध्यान रखिए पश्चिमी रखते हो। प्राच्य यानी प्राच्य के अंदर पूर्वी हिंदी, बिहारी। प्राच्य के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये पूर्वी हिंदी यानी पूर्वी क्षेत्र आ गया प्राच्य। प्रतीच्य पूर्वी हिंदी, बिहारी, असमिया, बंगाली इन भाषाओं को रखते हैं। असमिया, बंगला इन भाषाओं को यहाँ पर रखते हैं। और दक्षिणात्य के अंतर्गत मराठी को ये समाहित करते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, दक्षिणात्य के अंतर्गत ये मराठी को समाहित करते हैं। तो ये पूर्वी हिंदी और बिहारी और असमिया को इस क्षेत्र में रखते हैं प्राच्य के अंतर्गत यानी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत। और पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, बिहारी और असमिया। पश्चिमी हिंदी को मध्य देशीय में रखते हैं साथियों, और प्रतीच्य के अंतर्गत राजस्थानी, गुजराती को रखते हैं, और उदीच्य के अंदर सिंधी, लहंदा और पंजाबी को ये रखते हैं साथियों। एक इसके हम थोड़ा सा नक्शे के माध्यम से भी इसको समझेंगे।
द्वितीय प्राकृत के नाम से जाने जाने वाली भाषा है साथियों। प्रथम प्राकृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, तीन प्रकार की बोलियां हैं साथियों, आप अच्छे से परिचित है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये तीन प्रकार का क्रम रहता है। इसे बोलते हैं प्राकृत एक, प्राकृत या प्राकृत एक या द्वितीय प्राकृत, ये द्वितीय प्राकृत, ये तृतीय प्राकृत, इस रूप में इसको जाना जाता है। इसको बोला जाता है प्रथम प्राकृत। ये अत्यंत सामान्य और सरल सा प्रश्न है, ज्यादा कोई कठिनाई इस भाषा प्रश्न में नहीं, इस चीज का आप ध्यान रखिए। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर है लौकिक संस्कृत, उसके बाद में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इस प्रकार का एक क्रम है, वो क्रम चलता है। अगला प्रश्न है, बेहद सरल प्रश्न है, शौरसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंश से उद्भूत बोलियों में असंगत है। अर्धमागधी और शौरसेनी, अब साथियों शौरसेनी के अंतर्गत कौन कौन से भाषा समूह आते हैं? राजस्थानी आती है, पहाड़ी आती है, और इसके अलावा है जो पश्चिमी हिंदी है वो समाहित रहती है, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी और खड़ी बोली हरियाणवी, ये शौरसेनी। अर्धमागधी में कौन सी आती है? अर्धमागधी के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत आती है विद्यार्थी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आप देख लीजिएगा, गढ़वाली सही है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी सही है, ब्रज, मुंदेली, बांगरू, कन्नौजी और अवधी ये ठीक है। इसमें देख लीजिए मालवी है, कुमाऊनी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज है, अवधी है, मालवी है, कुमाऊनी है, असंगत है। चलो ये भी सही है, ये भी सही है। ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, बघेली, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये जो ये साथियों किससे है? ये मागधी अपभ्रंश से उद्भूत है, तो ये थोड़ा सा असंगत लग रहा है। बघेली, कोरवी, मेवाती, बुंदेली, हरियाणवी ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ये जो विकल्प है भोजपुरी, मगही, मैथिली का, इसका थोड़ा सा अलग निकल रहा है। एक बार इसको हम नक्शे के माध्यम से समझिएगा, आप पूरे भाषा समूह को हम समझते हैं। एक बार भारत का जो सामान्य स्तर का एक नक्शा बनाने का प्रयास करते हैं विद्यार्थी। उतना कोई अच्छा नक्शा नहीं बनेगा, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। ये थोड़ा ठीक ठाक नक्शा बना है। तो हिंदी भाषा समूह के इसको हम इस नक्शे के माध्यम से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साथियों, जो ये जो क्षेत्र है ये गढ़वाली, यहाँ आती है गढ़वाला या गढ़वाली बोलते हैं, और कुमाऊनी, 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 और ये है साथियों पहाड़ी बोली। ये कौन सी है साथियों? ये दोनों भाषा समूह है, ये पहाड़ी है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा राजस्थानी का संदर्भ लेते हैं तो यहाँ इस भाग को राजस्थानी मान लेते हैं। यहाँ पर मारवाड़ी है, यहाँ मेवाती है, यहाँ जयपुरी है, और यहाँ है मालवी। ये भाषा समूह है, ये कहलाता है राजस्थानी भाषा समूह, राजस्थान। इसके अलावा यहाँ पर हरियाणवी, हरियाणवी, और यहाँ खड़ी बोली, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, यहाँ है ब्रज, बुंदेली, और यहाँ है कन्नौजी। हालांकि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बिल्कुल पूर्णतः पैमाना मान के इसको निर्मित किया है, इस प्रकार की स्थिति, ठीक है। और यहाँ पर नीचे की तरफ आप ले लीजिए साथियों, समझने की दृष्टि से यहाँ दक्षिणी है वो भाषा मान लीजिए। इस प्रकार हरियाणवी, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली, दक्षिणी, लगभग क्रम इसी प्रकार का रहता है। और ये जो समूह है ये किससे संबंधित है? ये है विद्यार्थियों अपने पश्चिम हिंदी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। पश्चिमी हिंदी, ये है पश्चिम हिंदी का। और ये किससे, अब ये जो तीनों आ रहे हैं पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, ये तीनों किससे उद्भूत है? ये शौरसेनी अपभ्रंश से उद्भूत, आप ध्यान रखिएगा। ये दो और राजस्थानी, ये किससे उद्भूत? शौरसेनी, ये है शौरसेनी से उद्भूत, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम देखते हैं पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। थोड़ा सा इसको, हालांकि ये थोड़ी सी गड़बड़ तो हो रही है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, इस प्रकार रहता है इसका क्रम। ये है साथियों अपने, ये जो भाषा समूह है इसको थोड़ा अलग प्रकार से इसको थोड़ा सांकेतिक करते हैं। ये जो भाषा समूह है
ये है साथियों अपने पूर्वी हिंदी। और अपभ्रंश कौन सा है इसका उद्भूत होने का? अर्धमागधी। चूंकि इसमें मागधी क्षेत्र की अधिक विशेषताएं आने के कारण इसको अर्धमागधी के नाम से अभिहित है, वो अभिहित किया जाता है। अब बचा कौन सा? भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत हम यहाँ आ जाती है भोजपुरी, 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 मगही और मैथिली। इस प्रकार का एक क्रम रहता है इन भाषा शैली का। और ये जो भाषा शैली है वो किससे, उपभाषा समूह किससे है? मागधी से। आप ध्यान रखिए किससे है साथियों? मागधी से। और इसे कहा जाता है बिहारी उपभाषा समूह। तो इस प्रकार मैंने लगभग आपको सभी समस्त भाषाएं वो आपको अवगत करा दी है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो इसमें पहाड़ी है गढ़वाली और कुमाऊनी, और मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये राजस्थानी भाषा की जो उपभाषा समूह है। हरियाणी खड़ी है, कन्नौजी है, ब्रज और बुंदेली दक्कनी ये आता है पश्चिमी हिंदी। और मध्य देशीय माना जाता है, जिसको प्राच्य में रखा है किसने? अपने सुनीति कुमार चटर्जी ने। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये अपने पूर्वी के अंतर्गत आता है, और ये अर्धमागधी से उद्भूत है। तो ये तीन भाषा समूह शोरसेनी से, और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से, और इसके उपरांत भोजपुरी, मगही और मैथिली ये मागधी से है, जो बिहारी के अंतर्गत समाविष्ट होता है। तो ये साथियों इसको आप बहुत अच्छे से एक दो बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो इसमें हम सही कर चुके हैं। अगला है प्रश्न संख्या 9। पैसाची अपभ्रंश की कौन सी आर्य भाषाओं का जन्म हुआ? पैसाची अपभ्रंश से कौन सी आर्य भाषा? मराठी, पहाड़ी, बिहारी? तो ये लहंदा है, ये बड़ा सामान्य स्तर का प्रश्न है। आगे की ओर बढ़ते हैं। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी की किस रूप से हुआ? साथियों ध्यान रखिए, डॉक्टर नगेंद्र अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में या हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग के अंदर हृदय और बाहरी स्पष्ट लिखते हैं। और तमाम जो भाषाएं हैं, चाहे ब्रज का किससे हुआ है, चाहे किस अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप या उत्तरवर्ती रूप या दक्षिणी रूप से हुआ है, इसका स्पष्ट उल्लेख हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग में हृदय बाहरी करते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक पृष्ठों में भी बहुत अच्छे से इसको व्याख्यायित किया गया है, वहां से भी आप प्रश्नोत्तर देख सकते हैं। तो शौरसेनी के उत्तरवर्ती रूप से उद्भव हुआ, साथी ध्यान रखिएगा, शौरसेनी के उत्तरवर्ती रूप से इसका जन्म हुआ। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्राकृत में कौन सी भाषा शैली है जो संस्कृत की अधिकतम निकटतम है? प्राकृत में कौन सी भाषा शैली है जो संस्कृत की सर्वाधिक है? वो निकटतम, सर्वाधिक निकटतम भाषा शैली। तो आप ध्यान रखिए, जो अपने उदय नारायण तिवारी की जो पुस्तक है, चाहे हिंद हृदय बारी की हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शौरसेनी भाषा शैली है वो संस्कृत के सर्वाधिक निकट ठहरती। शौरसेनी जो भाषा शैली है वो संस्कृत की सर्वाधिक निकटतम ठहरती है। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थी। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न तमाम प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। प्रश्न है आकार बहुला, उकार बहुला, इस प्रकार। तो आकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन से नहीं है? आकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन सी नहीं है, इस चीज का आप ध्यान रखिए कि प्रश्न बन सकता है। तो कोरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी ये दोनों तीनों आकार बहुला में। और कन्नौजी है वो कन्नौजी इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं। कन्नौजी है, चाहे बुंदेली है, चाहे ब्रज भाषा है, तीनों ओकार बहुला, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर हम इसका करें तो ये तो हो गया आकार बहुला, आकार बहुला ये पास, ठीक है, इसको मैंने अलग से कर दिया। इसके अलावा ब्रज, तीसरी है बुंदेली। ये जो तीनों समूह है ये किसके अंतर्गत आते हैं? ओकार बहुला। ये तीनों आते हैं ओकार बहुला, ये तीनों आते हैं ओकार बहुला में। कन्नौजी, ब्रज और बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज और बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज बुंदेली है, कन्नौजी, ब्रज और बुंदेली ये तीनों किसमें आते हैं? ओकार बहुला के अंतर्गत। बाकी कोरवी, हरियाणी और दक्षिणी है ये आकार बहुला के अंतर्गत आते हैं। तो आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न है बहुधा पूछे जाते। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो है पूर्वी हिंदी की तीन बोलियों में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की तीन बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इनमें पूर्ण क्षमता। वास्तव में बघेली और अवधी को बहुत कम अंतर है। ये एक दृष्टि से इसको पृथक रखना उपयुक्त नहीं है, किंतु जॉर्ज गिरिसन ने जनता के प्रचलित भावनाओं को ध्यान रखते हुए इसे पृथक रूप से लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में स्थान दिया। इस चीज का ध्यान रखिए साथियों, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी वास्तव में एक दूसरे के सबसे ज्यादा भाषाई दृष्टि से पूर्वी हिंदी की बोलियां सबसे ज्यादा निकट है, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर जितने भी भाषा उपभाषा समूह है
उनकी अगर भाषा प्रकृति पर विचार करें तो एकमात्र ये जो पूर्वी हिंदी की तीनों बोलियां हैं इनमें अत्यंत घनिष्ठता है वो प्रदर्शित होती है। पर अवधी और बघेली में भी तो बहुत कम अंतर है, पर जनता की प्रचलित भावनाओं को ध्यान रखने के कारण जो ग्रियर्सन महोदय हैं उन्होंने एक अलग रूप में इसको स्थान प्रदान किया है। ग्रियर्सन महोदय ने इनको अलग स्थान है वो प्रदान किया है, इस चीज का ध्यान रखिए। और ये जो प्रसंग 1 और 2 है दोनों सही है। और ये प्रश्न है विद्यार्थियों, ये उदय नारायण तिवारी की जो पुस्तक है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, यहाँ से ये प्रश्न है, ये प्रश्न उद्धृत है। ये साथियों उदय नारायण तिवारी का बेहद प्रसिद्ध कथन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेते हैं ताकि एक भाग आज पूर्ण हो सके। पश्चिम हिंदी बोलियों का समूह कौन सा है? तो पश्चिमी हिंदी में हम बार बार इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ब्रज, बुंदेली, बांगरी, बांगरू, कन्नौजी, खड़ी बोली। तो ब्रज और बांगरू है ये सही है, खड़ी बोली। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये नहीं है, ये गलत है। बुंदेली, ब्रज, बुंदेली, बांगरी, कन्नौजी, खड़ी, कन्नौजी और बुंदेली, तो ये इसमें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी का समूह है, इस दृष्टि से ये असंगत निकल जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि हरदेव बहारी ने बिहारी हिंदी के अंतर्गत किन बोलियों को स्थान दिया है? हिंदी भाषा के अंतर्गत वो स्पष्ट लिखते हैं, 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका। इन 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं, 4 समूह का प्रयोग करते हैं, चारों उप बोलियों का उपयोग करते हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका, इन चारों को स्थान है वो प्रदान करते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है विद्यार्थी, बहुत बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास है, इस पुस्तक के लेखक कौन? ध्यान रखिएगा, इसके पुस्तक है के लेखक है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे करके आप उदय नारायण तिवारी है, चाहे धीरेन्द्र वर्मा है, भोलानाथ तिवारी है, चाहे कामता प्रसाद गुरु है, इन 4-5 जितने भी रचनाकार है इनके संदर्भ में आप हरदेव बहारी, इनकी पुस्तकों के जो नाम है वो बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थी, कौन सी बोली है वो एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित नहीं है? डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि उर्दू है, चाहे दक्षिणी है, चाहे हिंदी है, वो एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है, ब्रज नहीं है, क्योंकि ये एक भाषा समूह, हिंदी दक्षिणी है, ये एक ही प्रकार की भाषा समूह की उपबोलियां। और उर्दू है, उर्दू और हिंदी में काफी घनिष्ठता है, केवल हिंदी और हिंदुस्तानी के फेर के कारण ये भाषाएं भिन्न रूप निकलती है, बाकी ये भाषाएं एक ही प्रकार से इनका जन्म हुआ है, एक ही प्रकार से ये सन्निकट है, ब्रज है इनसे भिन्न है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। आगे हम देखते हैं विद्यार्थियों, ये भी काफी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे साथियों। किशोरी दास वाजपेयी स्पष्ट कहते हैं कि आकारांत की जो खड़ी बोली, खड़ी पाई है, आकारांत की जो खड़ी पाई इसके कारण है, इसका जो जन्म है वो खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली का जो नाम है वो खड़ी पल बोली हो, किस कारण से बता है? ये पढ़ा साथियों, आकारांत की जो खड़ी पाई है उसके कारण इसका नाम है वो खड़ी बोली है, वो पढ़ा है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, आगे इसी प्रकार का कोई प्रश्न आएगा, इसी इसकी जो व्याख्या हो और अच्छे से आगे के प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न है विद्यार्थियों कि किसने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहा? किसने खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है? तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, उदय नारायण तिवारी ने कहा है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था? इस चीज का ध्यान रखिए। सुनीति कुमार चटर्जी है वो इसको जनपदीय हिंदुस्तानी कहते हैं, सुनीति कुमार चटर्जी इसको जनपदीय हिंदुस्तानी कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसको परदेसी कह देते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसको क्या कह देते हैं? ये परदेसी है, ये भारतीय नहीं है, ये परदेसी भाषा है। जॉर्ज ग्रियर्सन इसे वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, अंग्रेजों की देन कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन इसको वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, और या फिर इसको कह देते हैं वर्नाक्युलर, अंग्रेजों की देन, ये भी कहते हैं अंग्रेजों की देन, अंग्रेजों की देन, इस प्रकार वो कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा साथियों। और इसी प्रकार जो अपने खड़ी बोली है उसको खरी या खड़ी पाई के नाम से भी जाना जाता है, खड़ी या खरी पाई भी बोला जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसको पश्चिमी हिंदी बोलते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय इसको वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, अंग्रेजी की देन कहते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी इसको जनपदीय हिंदुस्तानी कहते हैं, जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग है वो करते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, कोसली का उद्भव किस, ये ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कोसली है या बेशवाड़ी है ये अर्धमागधी से उद्भूत अवधि के ही अन्य नाम, अवधि के अन्य नाम। तो ऐसे करके उनकी जो समरूप नाम है उसके आधार पर भी प्रश्नोत्तरी पूछी जा सकती है कि अब अपने को पता है कि अवधि का उद्गम अर्धमागधी से हुआ है,
तो अवधि की जगह वो दे दे कि कोसली या वेशवाड़ी का उद्भव किससे हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा अर्धमागधी है। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी है, और बिहारी भोजपुरी मगही मैथिली है ये मागधी से है। राजस्थानी गुजराती और पहाड़ी बोलियां और शोर सेनी से उद्भूत है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रज के संदर्भ में, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रज के संदर्भ में आप प्रश्न देखिएगा, ब्रज के संदर्भ में निम्न में से क्या संगत है, क्या असंगत है, ऐसे प्रश्न है बहुधा परीक्षा में पूछे। तो साथियों ये जो कुछ प्रश्न है बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप देखिएगा कि ब्रज बोली के संदर्भ में ये प्रश्न ऐसे बन रहे हैं। ब्रज बोली के संदर्भ में क्या असंगत है। भरतपुर का पांडवों की तपोभूमि भूमि अंतर्वेद कहलाती है, इस कारण ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भी कहते हैं। मथुरा अलीगढ़ है पश्चिम में आगरे की ब्रज भाषा आदर्श है, ये सही है। ग्वालियर के उत्तर पूर्वी कोने धौलपुर सिकरवाड़ राजपूतों के कारण ये सिकरवाड़ी कही जाती है। करौली के मैदानी भाग और चंबल के पार बोली जाने वाली जादू राजपूतों के कारण जादूवाटी कही जाती है। तो प्रश्न संख्या 1 है, ये प्रश्न संख्या 21 का जो विकल्प 1 है ये गलत है साथियों। गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में आर्यों की पवित्र यश भूमि होने के कारण, साथियों ये छोड़िए, गंगा यमुना के क्षेत्र में आर्यों की पवित्र यश भूमि होने के कारण, पवित्र यश भूमि होने के कारण, यश भूमि होने के कारण इसको अंतर्वेदी कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। गंगा और यमुना क्षेत्र के अंदर आर्यों की पवित्र यश भूमि होने के कारण इसको अंतर्वेदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रश्न है साथियों उदय नारायण तिवारी की हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में तथ्य आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या है इसी प्रकार के ये प्रश्न भी बेहद बेहद महत्वपूर्ण। करौली क्षेत्र के कारण इसको जादूवाटी कहा जाता है, जादू राजपूतों में प्रचलित है। इसी प्रकार सिकरवाड़ी राजपूतों में प्रचलित होने के कारण सिकरवाड़ी कहा जाता है। इसका आदर्श रूप मथुरा अलीगढ़ और आगरे में मिलता है। अगला प्रश्न है भरतपुरी डांगी और माथुरी। तो भरतपुरी ब्रज के निकट है, माथुरी नाम से स्पष्ट हो गया कि ये किसकी उपबोलियां हैं, ये ब्रज की उपबोलियां साथियों। ये किसकी उपबोलियां हैं, ब्रज की उपबोलियां। सीधा सा सरल सा और सामान्य सा ये प्रश्न है, ध्यान रखिए। अगला है विद्यार्थियों, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखिएगा। ये प्रश्न भी शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये प्रश्न भी साथियों हिंदी भाषा का उद्गम और विकास इससे उद्धृत है। अवधि के संदर्भ में क्या असंगत। अवधि के स्थान पर कभी कभी बेसवाड़ी का व्यवहार किया जाता है, किंतु बेसवाड़ी अवधि के अंतर्गत एक सीमित क्षेत्र की बोली, बहुत सीमित क्षेत्र के अंतर्गत ये बोली जाती है। इस चीज का ध्यान रखिए। आगे है साथियों, हाँ, अवधि के स्थान पर कभी कभी बेसवाड़ी बोली जाती है, पर बेसवाड़ी बहुत सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, ये कथन सही है। अवधि बेसवाड़ी की अपेक्षा कर्णकटु बोली है। इसके अन्य नाम पूर्वी और कोसली भी है। कभी कभी अवधि तथा भोजपुरी दोनों को पूरी बोलियों के अंतर्गत भी अभिहित किया जाता है, ये सत्य कथन है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों की ये जो अपना ये है अवधि बेसवाड़ी की अपेक्षा कर्णकटु बोली, ये असंगत है। जो बेसवाड़ी है वो अवधि की अपेक्षा कर्णकटु, इस चीज का ध्यान रखिए। बेसवाड़ी जो बोली है वो साथियों अवधि की अपेक्षा, अवधि की जो अपेक्षा है वो कर्णकटु, ये थोड़ा सा विपरीत आ गया इस प्रकार की स्थिति। ये जो विपरीत है ये प्रश्न, इस चीज का ध्यान रखिए। जो अवधि बेसवाड़ी की अपेक्षा कर्णकटु नहीं है, बेसवाड़ी अवधि की अपेक्षा कर्णकटु वाणी, बेसवाड़ी है वो अवधि की अपेक्षा है वो कर्णकटु बोली है, वो मानी गई। अगला देखते हैं प्रश्न विद्यार्थियों, अवधि के निम्न में से किस जिलों में नहीं बोली जाती है। सुल्तानपुर रायबरेली में बोली जाती है। इसके अलावा जो फैजाबाद है इसमें बोली जाती है। साथियों ध्यान रखिए, फैजाबाद रायबरेली सुल्तानपुर इसमें। हरदोई में नहीं बोली जाती है साथियों। और हरदेव बहारी की पुस्तक है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि हरदोई जिलों को छोड़कर ये लखनऊ है, उन्नाव है, सीतापुर है, फैजाबाद है, खीरी है, गेंडा है, सुल्तानपुर है, बहराइच है, बाराबांकी इत्यादि क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है। हरदोई में बिल्कुल नहीं बोली जाती, ऐसे स्पष्ट इसमें लिखा गया। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर है, बहराइच है, चाहे सुल्तानपुर है, गोंडा है, खीरी है, बाराबांकी इत्यादि में बोली जाती है, हरदोई में नहीं बोली जाती। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी सामान्यता की दृष्टि से जितना घनिष्ठ संबंध इनमें है उतना अन्य में नहीं है। ये कथन मैंने पहले भी इसी भांति का एक प्रश्न आया, साथियों ध्यान रखिए। जितना घनिष्ठता का संबंध इन दोनों बोलियों में है उतना किसी में नहीं है। पूर्वी हिंदी की तीनों बोलियों में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जितना घनिष्ठ संबंध इनमें है उतना अन्य किसी में नहीं है। ये एक अंतिम प्रश्न और ले लेते हैं साथियों
ये अंतिम प्रश्न आज का। बोलियों के संदर्भ में निम्न में से क्या असंगत है? भोजपुरी बिहार के शाहाबाद भोजपुर गांव के कारण इसका नाम भोजपुरी पड़ा, ये सही है। खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव सौर सेनी के उत्तरवर्ती रूप से हुआ, ये सही है। मेवाती एक मिश्रित बोली अहिरवाटी, किंतु इस पर हरियाणी का तनिक भी प्रभाव नहीं है, यह असंगत है। क्योंकि चूंकि मेवाती की निकटतम भाषा हरियाणवी, तो इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से पढ़ना स्वाभाविक है, इसलिए इसका प्रभाव यहाँ पड़ता यहाँ नहीं है। नहीं को आप असंगत करेंगे है। ब्रज का पुराना अर्थ है पुरानी ब्रज का पुराना अर्थ है पशु गोओं का समूह। चारागाह पशुपालन के प्राधान्य के कारण ये क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इसको इसकी बोली ब्रज भाषा वो कहलाती है। ये भी सही है विद्यार्थियों, आप ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। केवल ये जो असंगत निकलता है हरियाणा का तनिक भी प्रभाव नहीं, यह संगत निकलता है। आशा करता हूँ ये सत्र आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहा होगा। पुनः से इसका जो अगला भाग है या शेष भाग हम लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।